हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो दोस्तों, आप लोग, उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। और हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे शासन प्रणाली से, भारतीय शासन प्रणाली से हम लोग संबंधित कुछ हम लोग उस पर चर्चा किए थे। और अब हम लोग उससे रिलेटेड जो भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा चुके थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। नियर अबाउट 77 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 20 क्वेश्चन तक हम लोग इसमें सॉल्व कर चुके हैं। अब 21st क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। चलिए, 21st क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? तो ऑप्शन ए दिया गया है भारतीय संविधान से, बी है भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन डी है भारत की संसद से। तो किससे प्राधिकार प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पे व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है दोस्तों। ये संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियों का विभाजन जो है वो भारतीय संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें सही आंसर यहाँ पे बताने का प्रयास करिए। पहला है कि किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। बी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। सी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। ऑप्शन डी है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो देखिए, ये संविधान की सीमाओं से जो परिबद्ध होगा वही तो संवैधानिक सरकार कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें प्रश्न में ही उत्तर निहित है, समाहित है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया गया है। ये कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है और ये है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन ए दिया गया है, अभिकथन या कथन कहिए। कथन एक ए दिया गया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो आप लोग इसको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और ऑप्शन और इसमें जो कारण दिया गया है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो आप लोग कुछ जानते ही हैं, तो आप लोग इसमें अपना मत व्यक्त करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो भारत कथन में दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये सत्य है। और भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी बात आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान बहुत लंबा चौड़ा है। तो ये दोनों कथन सही है। अब इसमें दे रहा है, देखिए, तो ये सी और डी तो पहले ही इसको आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है। ये जो हम लोग दोनों देख रहे हैं ना, ये और इसमें से दोनों गलत, कोई इसमें से गलत नहीं है, सही दोनों हैं। तो ए गलत है, आर सही है। तो इसको भी, डी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दीजिए, सी को भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए, अभी बचा ए और बी। तो इसमें से हम लोगों को देखना है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। तो क्या भारत इसलिए लोकतांत्रिक है कि भारत का अपना एक संविधान है? जहां पे संविधान रहेगा क्या वहां पे लोकतंत्र होगा? ये आवश्यक है? ऐसा नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र मतलब कि जहां पे जनता का शासन हो। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो ये दोनों कथन और कारण तो सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लोकतांत्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपना एक संविधान है, बल्कि लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है यहाँ पे, इसलिए ये लोकतांत्रिक देश है। इसलिए मतलब यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में क्या है दोस्तों? 24 में है कि निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों जवाबदेही, ऑप्शन बी है पारदर्शिता, ऑप्शन सी है कानून का नियम, ऑप्शन डी है लाल फीताशाही। इसमें से कौन सुशासन मतलब एक अच्छे शासन की विशेषता नहीं है। तो मान लीजिए कि जहाँ पे जवाबदेही होगी गवर्नमेंट की, तो क्या अच्छा शासन होगा या नहीं? ये सही बात, मतलब अच्छा शासन होगा। जवाबदेही होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर पूछता है, जनता पूछती है, तो उनको जवाब देना होगा। कानून का नियम है, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और लाल फीताशाही ये नहीं है। सुशासन की विशेषता ये ब्यूरोक्रेसी, ये लाल फीताशाही नहीं है दोस्तों। लाल फीताशाही का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो अधिकारी होते हैं, कुछ बुरी परंपरा एक चल गई है, तो उसी को लाल फीताशाही हम कहते हैं। जो इनमें आधिपत्य स्थापित हो गया है, उनको ये नहीं, वो भूल जाते हैं कि वो किस लिए चुने गए हैं। वो जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, और जबकि उनको ये एक भ्रम हो जाता है कि उनकी जनता उनकी सेवक है। तो ये लाल फीताशाही यहाँ पे नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। यहाँ पे देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होगा? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, और बी है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दोस्तों यही होता है कि कमजोर वर्गों का कल्याण करना, उनके लिए प्रबंध करना, उनके प्रबंधन सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य वो कहलाता है। जो कमजोर वर्ग होते हैं उनके लिए ये होता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, आप लोग पिछला जो कुछ भी है उसको, जो पढ़ाया जा चुका है उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, एकदम टिप पे रखिए उसको। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को आप लोग हमारे लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। तो यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? देखिए, ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी है कम्युनिस्ट राज्य, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन डी है पुलिस राज्य। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या कर रहा है आपको दोस्तों ये कल्याणकारी राज्य का। देखिए यहाँ पे दिया गया है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है कल्याणकारी राज्य, बल्कि विकास और प्रगति पर भी ध्यान देना उसका कार्य होता है। तो ये कल्याणकारी राज्य हो गया। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, याद रखिएगा आप लोग इसको। 27 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यहाँ पे कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए दिया गया है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी है साम्यवादी राज्य। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप लोग ये इसको कर लेंगे।
देखिए, कल्याणकारी राज्य हमारे भारतीय संविधान में है ही, समाजवादी भी है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, देखिए तो ये सारे शब्द हैं, इसमें साम्यवादी नहीं है, ये हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। और 27 आज हम लोग 40 क्वेश्चन तक देखेंगे, 40 क्वेश्चन तक आज हम लोग करेंगे इसमें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर 20 क्वेश्चन किया जाएगा, 20 क्वेश्चन, ताकि ज्यादा बर्डन न पड़े और बोरियत भी नहीं होगी। तो 27 हो गया, अब 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, है दोस्तों, ये है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारतीय संविधान क्या अध्यक्षात्मक है। अब देखिए, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसमें से आप लोगों को क्या सत्य प्रतीत हो रहा है। तो क्या भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे राष्ट्रपति का ही मतलब पूरा शासन है, राष्ट्रपति ही पूरे कार्यभार देखते हैं सिर्फ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी सत्य नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र नहीं है ये। भारत एक संसदात्मक, देखिए ये सत्य है। यहाँ पे बहुत समय वेस्ट करने से, आप लोगों को टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है, आप लोग बताइए। ये पहला है कि जनता है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख पहला दिया है ऑप्शन यहाँ पे जनता, ऑप्शन बी दिया है संविधान, सी है संसद और डी है राष्ट्रपति। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है, देखिए कौन है इसमें प्रमुख, ये है जनता। जनता जिसे चाहेगी उसे चुनकर लाएगी। राजनीतिक सत्ता की प्रमुख कौन है, जनता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया 20। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कौन आधारभूत तत्व है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता, और उसके बाद है एकल कार्यपालिका, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, और ऑप्शन डी है अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक, ये आप लोग समझ रहे होंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मतलब किसी एक के पास शासन व्यवस्था के संकेंद्रित हो, तो यो एकल कार्यपालिका, आप लोग समझे, ये एकल कार्यपालिका, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब एकल कार्यपालिका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, यहाँ पे भी वही दिया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है, सत्य है। तो यहाँ पे देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है, तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये सही है, मैं बताई हूँ अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका उसको भंग नहीं कर सकता है, भंग करने का नहीं अधिकार है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य इसमें सही है, यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 31 का, 31 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग देखते हैं 32 में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है देशों का। देखिए, यूगोस्लाविया है, मिस्र है, स्विट्जरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय किस देश में हुआ, तो ये अध्यक्षात्मक शासन का संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 33 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पे आधारित है कि, प्रजातंत्र किस तथ्य पे आधारित है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे सब मिला के दोस्तों ये बात है कि प्रजातंत्र की विशेषता आप लोग बतानी है। तो भारत में प्रजातंत्र किस पे आधारित है, ए है संविधान लिखित है, बी है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। भारत में प्रजातंत्र, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, ये प्रजातंत्र में है, ऐसा प्रजातंत्र की ये विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रजातंत्र कहा भी गया, प्रजातंत्र की विशेषता है कि इसकी परिभाषा जनता, ये जो जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, क्रियाशील बनाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, सी ऑप्शन है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। इसमें से कौन सही हो जाएगा दोस्तों, तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को उत्कृष्ट बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब यही होता है दोस्तों कि देखिए, अब ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए इसको, नहीं तो आप लोगों को अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। चारों ऑप्शन आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है या अर्थ है कि पहला है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी है कि भारत में संसदीय शासन नहीं है, और भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और डी है भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए यहाँ पे जो भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मतलब होता है ये भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र वहां होता है जहाँ पे वंशानुगत शासन होता है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पे, वंशानुगत शासन जहाँ पे नहीं है वो गणतंत्र हो जाएगा, उसको कहते हैं। देखिए, गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है दोस्तों कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, क्या क्या अंतर्निहित है। अब देखिए यहाँ पे कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, सी देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता जो है संसद में निहित है। तो गणतंत्र जो है इसका मतलब है कि ये राज्य का जो अध्यक्ष है
वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। मेन तो यहाँ पे यही हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, सही आंसर होगा ए। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय है किससे होता है कि देखिए, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ये है दोस्तों परिसंघीय का मतलब यही होता है कि संघीय हो जाएगा जब शक्तियां केंद्र के पास पूरी तरह से, मतलब संघीय केंद्र के पास संकेंद्रित हो शक्तियां। यहाँ परिसंघीय है अर्थात ये शक्तियां सभी के चारों तरफ घिरी हुई हैं, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच, ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक वितरण किया गया है, जबकि ये नहीं कि केंद्र ही सब कुछ है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, यही ये परिसंघीय का मतलब होता है। आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसमें बहुत डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स। परिसंघीय का मतलब आज ही आप लोग इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि केंद्र और राज्य की शक्तियां जो होती हैं उनका वितरण होता है, उनके मध्य शक्तियों का। ये राज्य की शक्तियां हैं, ये केंद्र की शक्तियां हैं, ताकि विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो और ज्यादा भार किसी एक पे न पड़े, क्योंकि ज्यादा भार पड़ जाने से जो संचालन होता है, क्रियान्वयन होता है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 38, भारतीय संविधान कैसा है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आज आप लोग इसको जान जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन ए है कठोर, बी है लचीला, सी है न ही कठोर न ही लचीला, और डी है कठोर, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सही, हमारा संविधान थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। जगह जगह पे जहाँ पे आवश्यकता पड़ी है वहाँ पे नियम कानूनों से एक शक्ति भी बढ़ती गई है, और जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ी है वहाँ पे नियम कानूनों के तहत एक उसमें लचीलापन भी दर्शाया गया है। जैसे कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है, जो वर्ग, वंचित वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी के लिए कुछ ऐसे हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, ऐसे नियम बनाए गए हैं कि उनको भी एक मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि हमारा संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। एक हमारे देश में तानाशाही नहीं है कि जो भी नियम कानून है सभी के लिए समान हो, मतलब जो जिसके पास रोटी नहीं है और जिसके पास रोटी है, तो सभी के लिए एक ही कानून नहीं है। जिनके पास रोटी नहीं है उनको सरकार निःशुल्क अनाज मुहैया कराती है, गेहूं चावल मुहैया कराती है। ये व्यवस्था अमीरों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं। इसलिए तो यहाँ पे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे, इस प्रश्न को, और समझ भी गए होंगे कि अंशतः कठोर क्यों है और अंशतः लचीला क्यों है। अब 39 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। यह है भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का मुख्य बिंदु निम्न में से कौन है। तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर, पहला देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा है बी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, तीसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, और डी है वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो देखिए यहाँ पे जो है ये न्यायिक समीक्षा जो है ये ब्रिटेन में नहीं है फ्रेंड्स। ये सब तो हैं, लेकिन ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका है, ये सब। लेकिन यहाँ पे जो न्यायिक समीक्षा है ना, ये न्यायिक समीक्षा ये ब्रिटेन में नहीं है, ये भारत में है। और ये भारत ने कहाँ से लिया है ये न्यायिक समीक्षा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है न्यायिक समीक्षा की संकल्पना को, अवधारणा को। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 41 क्वेश्चन से, नेक्स्ट पेज पे 40 क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन 40वां प्रश्न आप लोग देख पाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, और देखिए क्या है यहाँ पे, क्या प्रश्न है कि कूट है ये। देखिए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, और बी है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो आप लोग पहले एक एक देखिए, पहले कथन को देखिए कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो क्या ये भी सही है? तो ये भी सही है दोस्तों। अब हम लोग इसको देखेंगे कि अब कथन और कारण दोनों में हम लोग इसको देखेंगे कि क्या ये आगे जो है ये इसकी व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है इसकी। तो देखिए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली का प्रावधान है, इसलिए एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ये स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखिए व्याख्या दी गई है, भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी तरह से संघ नहीं है, और क्योंकि इसके कई प्रावधान जो है एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब कल फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर ये प्रश्न 41वां प्रश्न लेकर। 41वें प्रश्न से कल हम लोग 60 क्वेश्चन 41 से 60 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे दोस्तों। और आप लोग बहुत थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए। कोई भी आप लोगों को समस्या हो, डाउट्स हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और ये अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय समय पे जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती हो वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के स्क्रीन पे, मोबाइल पे दिखती रहे। और आप लोग का भी जो भी फ्रेंड्स ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, उसमें आप लोग इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए दोस्तों, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत।